तो होम्योपैथी में कोई कैंसर टीबी ऐसा है ही नहीं। वो कहते हैं कि आपने जो सिम्टम्स मुझे बताए, सपोज करो आपके कोई घाव हुआ है और उस घाव या बॉयल या कोई ट्यूमर ऐसा है, घाव है, तो वो घाव किस तरह के है, कितने दिन से है, किस तरह वो देखने में कैसा लग रहा है, उसके पस कैसे आते हैं, लाइक बहुत ज्यादा स्टिकी है, पतले डिस्चार्ज होते हैं, स्मेली है, या घाव के शेप देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। वो घाव के वो हो सकता है एलोपैथी के लिए वो कैंसर होगा, बट होम्योपैथी में हमारे लिए वो कैंसर नहीं है, वो एक घाव है, हम उसको ट्रीट करते हैं। ये पीसीओडी के लिए भी हमारे पास होम्योपैथी में बहुत देयर आर लॉट ऑफ वेरी गुड मेडिसिन इन होम्योपैथी, जिससे हम पीसीओडी एंड पीसीओएस को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। इसको इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। जो आपने सिम्टम्स बताया अकॉर्डिंगली हम आपको मेडिसिन देंगे और उस हिसाब से आपके, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज है चाहे वो एक्यूट डिजीज है, वो सब ट्रीटमेंट इसी से ही हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अनीमा मिश्रा मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर अनीमा मिश्रा, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। मैं लास्ट 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ होम्योपैथी, और मेरी स्पेशलाइजेशन स्किन में है, स्किन लेजर वगैरह है। और हम होम्योपैथी में एज ए होल ट्रीट करते हैं, बॉडी को एंड डिजीज को एज ए होल ट्रीट करते हैं। तो हर तरह के क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज के लिए हम सो मैम, अभी आप सबसे ज्यादा स्किन इन्फेक्शन कौन कौन सा देख रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आ रही है? में लाइक हर तरह की सोरियासिस, एक्जिमा, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है, जो हमेशा बहुत सालों से लोगों के सफर करते रहते हैं। और एलोपैथी में इसके सिवाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन के उसका कोई जड़ से इलाज नहीं है। होम्योपैथी में हम इसे जड़ से इलाज करते हैं, जो कि ये जनरली ये एक्जिमा एंड सोरियासिस जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है, फैमिली हिस्ट्री में भी रहता है। एलर्जी कंडीशन, ऑल काइंड ऑफ एलर्जी कंडीशन को हम ट्रीट करते हैं। स्किन एलर्जी है या आपके इंजेक्शनल एलर्जी, कुछ खाने के बाद जो डिस्कम्फर्ट होता है पेट में, उसके लिए भी होता है। और अगर जैसे इनहेलेशन एलर्जी, लाइक स्मेल करने के बाद, जैसे डस्ट एलर्जी होता है किसी के, या पोल्यूशन के कारण एलर्जी होती है, वो भी होम्योपैथी में ट्रीटेबल है। और स्किन डिजीज में लाइक फंगल इन्फेक्शन है, एक्ने, मेलाज्मा, ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी में। इसके अलावा मैम, होम्योपैथी बाकी सारी पैथी से कैसे अलग है? सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। होम्योपैथी क्या है कि हम एलोपैथी में मेगा डोज में ट्रीट होता है, ज्यादा लाइक जो मेडिसिनल डोज है वो ज्यादा है। होम्योपैथी में हम बहुत ही मिनिमलिस्टिक, मिनिमम डोज में, और सिमिलम मेडिसिन, मतलब सिमिलर, लाइक होमो मीन्स सिमिलर, होमो मीन्स सिमिलर, और पैथी मीन्स ट्रीटमेंट। सिमिलर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे हम कांटा चुभ जाए तो कांटे से ही निकालते हैं, विष को विष से भी निकालते हैं, वैसे ही होम्योपैथी सिमिलर सिम्टम्स से ट्रीट करते हैं। लाइक जो डिजीज के सिम्टम्स है, वो मेडिसिन के साथ अगर मोस्ट सिमिलम होता है तब जाके वो ट्रीट करते हैं। वैसे ही होम्योपैथी में हम ट्रीट करते हैं, ये डिफरेंस है। और बहुत मिनिमम डोज में हम ट्रीट करते हैं, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और मेडिसिन जो बनते भी हैं वो जनरली अल्कोहल बेस्ड होता है या शुगर बेस्ड होता है। अल्कोहल हमारे बॉडी में जाके खराब नहीं करता, साइड इफेक्ट उसके नहीं होते। लाइक एलोपैथी में मेडिसिन क्या है कि सपोज 1 ग्राम 1 ग्राम या मिलीग्राम्स में मेडिसिन होती है, और उसको बाइंड करने के लिए किसी और चीज से बनाया जाता है, उसका साइड इफेक्ट होता है। हम खाने के बाद अगर लगातार खाते हैं तो पेट में अल्सरेशन और स्टमक में होने के चांसेस रहता है, किडनी या लिवर में। होम्योपैथी में जो मेडिसिन है ये शुगर बेस्ड होने के कारण या अल्कोहल बेस्ड होने के कारण इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट लोग इसको क्या करते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं है अगर ज्यादा खाते हैं। हाँ, लोगों को इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन एंड साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन उन्हें पता नहीं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, व्हाट इज साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। इफेक्ट क्या है, जो आप खाएंगे उसका रिएक्शन तो होगा। एवरी न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो कि नॉन लिविंग को भी अगर एक बॉल को दीवार पे मारते हैं तो उतना ही रेसिप्रोकेट करता है, उतने ही स्पीड से वापस आता है जैसे स्पीड से गया है। होम्योपैथी जो लोग ऐसे करते हैं कि दवाई अगर जरूरत नहीं है वो खाते हैं तो उसका मेडिसिनल इफेक्ट होता है, और वो ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे आप सेल्फ ट्रीटमेंट कर देते हैं, जरूरत नहीं है। एलोपैथी में सपोज करो, एलोपैथी में किसी को फीवर हुआ, और फीवर में हम क्या करते हैं कि पैरासिटामोल, जनरली वर्ल्ड वाइड किसी को भी हम
पैरासिटामोल डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। वो बॉडी वेट अकॉर्डिंग ये डोजेस होता है, कितने बॉडी वेट है उसी हिसाब से उनके 250 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसे 650। लेकिन होम्योपैथी में ऐसे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं। होम्योपैथी में हमारी मेडिसिन हर फीवर के लिए भी अलग अलग मेडिसिन, अलग टाइम पे अलग अलग। सपोज करो अभी बारिश के दिन है, इन दिनों मेडिसिन अलग है, जैसे रस्टॉक्स है, बेलाडोना, ऐसे मेडिसिन दिया जाता है। तो बारिश के दिनों में भी फीवर के कारण दिया जाता है। या अगर फीवर के साथ जॉइंट पेन है, स्किन डिजीज है, तो हम ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आप वो मेडिसिन समर में खाएंगे, उसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर हाई डोज में खाए हैं तो हो सकता है आपके बॉडी में वो रिएक्ट करे। वो साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन नहीं है, वो इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, आपने गलत मेडिसिन खाया इसलिए आपको प्रॉब्लम। इसके अलावा मैम ऐसा होता है कि इसमें एक होता है कि इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है बेसिकली। मैंने ये चीज भी देखी है कि हर पेशेंट को, अगर फीवर भी 5 पेशेंट को, तो उन 5 पेशेंट की मेडिसिन अलग अलग होती है, जबकि एलोपैथी में ऐसा नहीं होता है। तो ये रियलिटी में होता है, सिर्फ मिथ्स है? सही। इसमें है होम्योपैथी में, जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन से हम ट्रीट करते हैं। तो डिजीज सिम्टम्स जो आप बताएंगे, जो पेशेंट बताते हैं, उसके मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। एलोपैथी में क्या होता है कि लाइक होम्योपैथी में ये डिफरेंस है, ये पर्सनलाइज किया जाता है कि जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं होती, ये पर्सनल ट्रीटमेंट होता है। लाइक इंडिविजुअलाइजेशन को कहते हैं होम्योपैथी में, हम इसको इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। जो आपने सिम्टम्स बताया अकॉर्डिंगली हम आपको मेडिसिन देंगे, और उस हिसाब से आपके, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज है, चाहे वो एक्यूट डिजीज है, वो सब ट्रीटमेंट इसी से ही हो जाता है। इसके अलावा मैम, जैसे आजकल का जो टाइम है, यहाँ पे स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, बात बात पर एंजाइटी होना, कितनी बार ऐसा होता है कि जो टीनेजर एज ग्रुप है, वहाँ पे पैनिक अटैक्स आने की बहुत कॉमन हो गया। नॉर्मली हम जनरली देखते हैं कि आज के टाइम पे 100 में से 50% जो है वो इस तरीके से देखे जा रहे हैं। तो क्या वहाँ पे भी होम्योपैथी रोल प्ले करती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बहुत, होम्योपैथी में हम मेंटल सिम्टम्स को फर्स्ट ग्रेडेड सिम्टम्स लेते हैं। मतलब सबसे, जैसे अगर फीवर में भी कोई आता है ना, अगर वो एंजाइटी उससे ज्यादा है, इंग्विश है, मतलब बच्चा, छोटे बच्चे को माँ लेके आए हैं, बच्चे को कोई सिम्टम्स तो होता नहीं, वो हम उसके रेस्टलेसनेस, इसके मेंटल सिम्टम्स देख के हम मेडिसिन देते हैं, और उससे वो फीवर भी ठीक हो जाता है। सो होम्योपैथी में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, या इमोशन है, या डिस्टर्ब रेस्टलेसनेस रहता है, या एनी काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस है, डिरेंजमेंट है, वो सब होम्योपैथी में ट्रीटेबल है और बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट होते हैं। इसमें स्लीपी फील होना, जैसे जनरल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि लोग स्लीपी फील करते हैं, रात दवाई अगर खाए हैं तो दिन भर ड्राउजी फील करते हैं। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, और वो धीरे धीरे आपकी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, ये सब के लिए होम्योपैथी से ये सब ठीक हो जाता है। इसके अलावा मैम, जैसे आजकल आपने ये भी चीज देखी है कि आजकल इरेगुलर पीरियड्स होना, पीसीओडी होना, पीसीओएस होना, काफी सारे गर्ल्स को इस चीज से जूझ रही हैं आजकल, काफी सारी लेडीज हैं जो भी इन चीजों से। तो वहाँ पे होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है? बहुत अच्छा, ये पीसीओडी के लिए भी हमारे पास होम्योपैथी में बहुत, देयर आर लॉट ऑफ वेरी गुड मेडिसिन इन होम्योपैथी, जिससे हम पीसीओडी एंड पीसीओएस को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम एक कोई सिंथेटिक हार्मोन हम देते हैं जनरली एलोपैथी में, जो कि सिंथेटिक हार्मोन दिया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट होता है वजन बढ़ जाती है, वो मैलिग्नेंसी, अगर लगातार यूज करते हैं तो उसके मैलिग्नेंसी होने के चांसेस रहता है। होम्योपैथी में वो नहीं है। वो हम होम्योपैथी पीसीओडी, पीसीओएस के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। और बच्चों को अगर सपोज करो इनिशियल स्टेज से ही अगर होम्योपैथी देना शुरू कर देते हैं, तो क्या प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ और इरेगुलर है, पेरेंट्स अगर होम्योपैथी देना स्टार्ट करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और वो आगे जाके नॉर्मल हो जाता है, पीरियड साइकिल जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा मैम, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपकी स्पेशलाइजेशन स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ज्यादा है, तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे नॉर्मली खुजली होना, फिर खुजली के बाद वो रैशेज हो जाना या वो रेडनेस आ जाना, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो यहाँ पे होम्योपैथी, जैसे हम नॉर्मली एलोपैथी देखते हैं कि वो हमें एक क्रीम दे दी, या कोई नॉर्मली जनरली क्रीम होता है, हमने वो लगा लिया, या कोई पाउडर हो गया वो लगा लिया, तो उससे ठीक होता है। तो यहाँ पे होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है? मतलब मेडिसिन आप खाने वाली देते हो या कोई लगाने वाली? नहीं, जनरली हम लगाने वाली कोई मेडिसिन अवॉइड करते हैं, क्योंकि लगाने वाली मेडिसिन से सेपरेशन हो जाता है। होम्योपैथी हम होम्योपैथी बिलीव करते हैं कि हानीमैन जो होम्योपैथी के फाउंडर है, फादर ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर हानीमैन,
वो जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सप्रेस करने से वो कभी क्योर नहीं होता। कोई भी डिजीज को अगर हम सप्रेस कर देते हैं तो उसे क्योर कभी नहीं कर सकते, वो इनक्यूरेबल हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इंटरनल ट्रीटमेंट लेनी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होती है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सपोज करो जिसकी जितने साल पुरानी बीमारी है उतने महीने मिनिमम होम्योपैथी लेना पड़ता है। यहाँ लोगों में एक अफवाह है कि होम्योपैथी बहुत समय लेता है। जो आपने पूछा था कि बहुत समय लेता है, वो समय नहीं लेता। समय जैसे अगर ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अगर ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम है या जेनेटिकली इनहेरिटेड है कि फैमिली हिस्ट्री में चले आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए तो हमें चाहिए होगा ना, समय चाहिए। कंप्लीटली इसको इरेडिकेट करने के लिए हमें समय चाहिए। जिस सपोज करो कि किसी के 10 साल पुरानी बीमारी है तो हनीमैन कहते हैं 10 महीने मिनिमम लेके चलिए। उनको ये मत बोलिए कि अभी मैं कल ही ठीक कर दूंगी आपको, ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी मैजिक वन नहीं कि घुमाया और ठीक हो गया। क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए समय देना पड़ता है और उसके लिए भी साथ साथ थोड़ा मैनेजमेंट भी करना पड़ता है कि जो जिस डिजीज के लिए उस अकॉर्डिंगली हम उनको सजेस्ट करते हैं कि अगर जो ट्रिगरिंग फैक्टर है जिससे ये बढ़ा है, सपोज करो किसी की एलर्जी है और जिस चीज से खा के एलर्जी हुआ है या जो परफ्यूम से एलर्जी है, जिन चीजों से ट्रिगरिंग फैक्टर है वो फैक्टर को दूर रखना है, उससे बचना है। फिर दवाई साथ साथ खानी है और अगर डेफिशिएंसी हो साथ में तो वो सप्लीमेंट लेना है, तब जाके ठीक होंगे। जैसे इसके अलावा आजकल लोग सोचते हैं कि हम होम्योपैथी तो ले रहे हैं, साथ साथ एलोपैथी भी ले लेते हैं, जल्दी हमें असर दिखने को मिलेगा। तो क्या एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी लेना या होम्योपैथी के साथ साथ एलोपैथी लेना सेफ है या अनसेफ है? नहीं, इट इज नॉट एडवाइजेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो साथ में एलोपैथी भी ले लें इमीडिएट ठीक होने के लिए। वो एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शनल है। सपोज करो किसी को बीपी है या किसी के हार्ट प्रॉब्लम है और डायबिटिक है, तो उस केस में हम उनके जो रेगुलर मेडिसिन जो चलते हैं उसे बंद नहीं कर सकते। एक्यूट प्रॉब्लम के लिए हम उसे बंद नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू खाना है। अगर बंद कर देंगे तो उनके और भी कॉम्प्लिकेशन, उस कंडीशन में हम उन्हें एलोपैथी मेडिसिन खाने के लिए दे सकते हैं। अदरवाइज जैसे सपोज करो कोई एक्ने ट्रीटमेंट के लिए कोई आए और एक्ने हमसे होम्योपैथी मेडिसिन वो खा, साथ साथ उनको चाहिए कि नहीं इमीडिएट इफेक्ट करना है तो उसके लिए वो एलोपैथी खा ले, वो एडवाइजेबल नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा मैम जैसे आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें होम्योपैथी सजेस्ट की जाती है कि बच्चों को एलोपैथी देना सेफ नहीं है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में वुमेन्स होती हैं उन्हें होम्योपैथी सजेस्ट की जाती है, तो उन लोगों के लिए कितनी सेफ है ये? बहुत अच्छा, ये बहुत ही 100% सेफ है। बट प्रेगनेंसी में होम्योपैथी बहुत अच्छा है, आप दे सकते हैं। और छोटे बच्चों को भी होम्योपैथी दे सकते हैं क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसकी जो मेडिसिन है जो मैंने बताया वो शुगर ऑफ मिल्क से बना हुआ मेडिसिन है, तो उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसे 100% सेफ है, उसको दे सकते हैं। ओके। इसके अलावा मैम जैसे आजकल क्या हो गया है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो जैसे अब नॉर्मली किसी को पेन हो रहा है तो उसे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए पेन से। नॉर्मली जैसे आजकल बैक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, बहुत कॉमन पेन है, इवन हेडेक हो रहा है। हेडेक के भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं, माइग्रेन है, साइनस है और भी काफी चीजें। तो वहां पे लोगों को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है बिकॉज वो पेन इतना ज्यादा होता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे होम्योपैथी क्या वो भी काम करता है। वो एक मिथ है कि लोगों को लगता है होम्योपैथी बहुत समय लेगा, होम्योपैथी इमीडिएट इफेक्ट नहीं करता। अगर वो मोस्ट सिमिलम है, अगर आप सही मेडिसिन खाते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट होता है। सपोज करो जो आपने बताया कैरीज हैं, किसी के दांत में कीड़े लगे हैं और दर्द हो रहा है, होम्योपैथी में प्लांटर हो एक मेडिसिन है, वो अगर उस जगह पे आप कॉटन के साथ लगा के रखेंगे तो इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। हेडेक है, माइग्रेन है, एनी काइंड स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एनी काइंड ऑफ एक्यूट प्रॉब्लम में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है। उस केस में हम 15-15 मिनट में रिपीटेशन बताते हैं, जल्दी जल्दी रिपीट करके लेंगे। इवन क्रैम्प्स होते हैं लड़कियों के, जैसे लड़कियों के पीरियड के टाइम पे क्रैम्प्स होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी। मैगफॉस इज ए वेरी गुड मेडिसिन। हमारे पास और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो इमीडिएट इफेक्ट करता है। और पेशेंट आके बताते हैं कि मैम पेन किलर से जितना रिलीफ नहीं मिला, इमीडिएट हमें विश्वास नहीं था कि होम्योपैथी में भी इतना अच्छा काम करता है, कि होम्योपैथी इतनी जल्दी असर करता है, हमें नहीं पता। इसके अलावा मैम जैसे आजकल एक और चीज सुनने में आ रही है कि आजकल कैंसर का इलाज भी होम्योपैथी ने ढूंढ लिया है और होम्योपैथी में कैंसर का इलाज पे, तो ये रियलिटी में ऐसा हुआ है? ये है कि होम्योपैथी में हम हनीमैन हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी कहते हैं कि
कोई डिजीज को ट्रीट नहीं करते, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, एज ए होल ट्रीट करते हैं। तो होम्योपैथी में कोई कैंसर, टीबी ऐसा है ही नहीं। वो कहते हैं कि आपने जो सिम्टम्स मुझे बताए, सपोज करो आपके कोई घाव हुआ है और उस घाव या बॉयल या कोई ट्यूमर ऐसा है, घाव है, तो वो घाव किस तरह के हैं, कितने दिन से है, किस तरह वो देखने में कैसा लग रहा है, उसके पस कैसे आते हैं, लाइक बहुत ज्यादा स्टिकी है, पतले डिस्चार्ज होते हैं, स्मेली है, या घाव के शेप देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। वो घाव के वो हो सकता है एलोपैथी के लिए वो कैंसर होगा, बट होम्योपैथी में हमारे लिए वो कैंसर नहीं है, वो एक घाव है, हम उसको ट्रीट करते हैं। तो जब ऐसे ही है, कोई चीज दिख नहीं रहा है, सिम्टम जैसे किसी के फाइब्रॉइड है और वो यूट्राइन कैंसर हो गया, ब्लीडिंग हो रही, बट हाँ सिम्टम्स उसमें होगा कि फीवर है, वेट लॉस हो रहा है, और सारे सिम्टम्स हैं कि कैंसर के सिम्टम्स सारे हैं। तो हम कहते हैं कि उसमें वो होम्योपैथी में हम अगर अर्ली स्टेज में आते हैं तो हम उनको भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मतलब पूरी तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन है जो क्योर कर सकती हैं पेशेंट। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, सपोज करो जहाँ सर्जरी ऑलरेडी नेक्रोसिस हो गया है, एक जगह एक घाव ऐसा है कि जो पार्ट को नेक्रोट कर दिया या डेड हो गया वो पार्ट, उसको वहां से निकालना जितनी जल्दी निकाल दे बॉडी के लिए उतना अच्छा है। उस केस में हम नहीं कर सकते। अगर जहाँ अर्ली स्टेज में आते हैं, अगर ये प्रोबेबिलिटी है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको रिवाइव कर सकते हैं, तो हम उसको रखते हैं। अदरवाइज जो अगर वहाँ सर्जरी इंडिकेटेड है तो इमीडिएट सर्जरी के लिए जाना चाहिए विदाउट डिले। अब किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, उस केस में मैं इमीडिएटली उसके पेन रिड्यूस कर सकते हैं, बट उसको ठीक नहीं कर सकते। तो अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया है, 100% तीनों आर्टरी की ब्लॉकेज हो गया, वो कोई कहता है कि नहीं होम्योपैथी में हम उसको ठीक कर दे, तो वो गलत है। ऐसे नहीं होता है कि हम उनको मैनेजमेंट देके इमीडिएटली हम हॉस्पिटल तक उनको पेशेंट को भेजने, जब तक वो वहाँ सेफली नहीं पहुंच जाते, उनकी लाइफ सेव नहीं हो जाता, तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और हमें एज ए होम्योपैथी डॉक्टर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी लिमिटेशन है, हर एक पैथी का एक लिमिटेशन है, एलोपैथी के भी लिमिटेशन है। जहाँ सर्जरी चाहिए वहाँ सर्जरी करना है, वो एलोपैथी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारी होम्योपैथी में भी वही लिमिटेशन है, अब हम जहाँ सर्जरी है तो हमें एलोपैथी में भेजना है। अगर हमारे पास वो स्कोप एंड लिमिटेशन है, हमारी लिमिटेशन के अंदर है, होम्योपैथी की लिमिटेशन के अंदर है, हम उसे रखते हैं और हर तरह की डिजीज की ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें आज इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट मैसेज, होम्योपैथी को ना जिस तरह की इतने सालों से लोगों की एक मिथ रही है कि ये बहुत स्लो है, काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है। अब ड्यू कोर्स ऑफ इयर्स बहुत चेंजेस आ गया होम्योपैथी में। हमारे पास आज की डेट में बहुत अच्छे मेडिसिन है और हर तरह की क्रोनिक डिजीज को हम ट्रीट करने के लिए हमारे पास सक्षम है। क्रोनिक एक्यूट डिजीज के लिए हम ट्रीट करते हैं। और होम्योपैथी डॉक्टर्स भी आज पहले जैसा नहीं है कि कोई भी एक किताब पढ़ के दवाई दे दिया, वैसे नहीं है। प्रॉपर 5.5 साल के कोर्स जैसे एलोपैथिक में होता है एमबीबीएस में, वैसे ही करके आते हैं, वैसे ही नीट क्वालिफाई करके बच्चे आते हैं। और तब जाके क्या है कि अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, आप बॉडी के बारे में अगर अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप बॉडी को ट्रीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास जनरली लोग आते हैं जो एलोपैथी में थक गए हैं, ट्रीटमेंट सालों से करा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तब आके कहते हैं कि मैम क्या करेंगे, होम्योपैथी में आपके कोई चांस है कि हम उसे आप हमें ठीक कर सकते हैं। उस केस में हमें पता होना चाहिए, जो होम्योपैथी डॉक्टर हमें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या ट्रीटमेंट लेके आए हैं और वो उस मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, किस तरह की ये बॉडी में काम करता है। तभी तो हम जाके हम कम्पीट कर सकते हैं, हम उसमें उसके अगेंस्ट मेडिसिन देंगे जिससे हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो आज की समय में पेशेंट जो आते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो वेल इक्विप्ड रहते हैं। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा पढ़ाई, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वास्ट सारे सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो एलोपैथी डॉक्टर पढ़ते हैं वही होम्योपैथी डॉक्टर्स भी करिकुलम में वही है, पैथोलॉजी के सेम है, क्योंकि बॉडी तो सेम है ना। तो जब तक वो नहीं जानेंगे तो आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए अब जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो न्यू लास्ट 25 ईयर्स 30 ईयर्स जो एलोपैथिक होम्योपैथी डॉक्टर्स आते हैं, या लास्ट 10 ईयर से तो आयुष में बहुत सारे चेंजेस हुआ है। तो नीट क्वालिफाई होने के बाद ही बच्चे उसमें होम्योपैथी में आते हैं। तो ऑब्वियसली अच्छा, एक बहुत वर्ल्ड वाइड में इसके बहुत एस्केलेशन आया है होम्योपैथी पेशेंट की, होम्योपैथी की तरफ वर्ल्ड के रुझान आया है कि पेशेंट ज्यादातर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट।
मतलब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। अवेयरनेस, हाँ अवेयरनेस बढ़ रही है। और आप लोग ऐसे जो अवेयरनेस कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको। ये होम्योपैथी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और सेफली हम बहुत ज्यादा लेंदी ट्रीटमेंट ना करके, बहुत सारे ऐसे केमिकल मेडिसिन ना खा के होम्योपैथी से अगर जाएंगे, स्लोली स्लोली बहुत प्रोग्रेसिव चेंजेस होता है बॉडी में। और उसमें इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, एक मिस कर गई थी, प्रेगनेंसी में अगर हम बच्चे माँ को मेडिसिन देते हैं तो बच्चा भी, जो ADHD और आपके ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं और इतनी वायलेंट जो हो रहे हैं, हाँ। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि अभिमन्यु पेट से सीख के आया था। हाँ। वो जो कहते हैं कि वो एक्चुअली वो सच है कि अच्छा। हम माँ की साइक और माँ की सराउंडिंग साइक, उसके मेंटल स्टेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जैसी है, वैसे ही बच्चे के दिमाग में असर पड़ता है। जो हम एक स्टैटिस्टिक हमारे लास्ट 15 ईयर्स से हम ये एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि ड्यूरिंग प्रेग्नेंट जो बच्चे, जो बड़े होके क्रिमिनल्स हैं, उनके हम डाटा कोशिश करते हैं कि लेने के लिए मदर से। और जुवेनाइल बोर्ड, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे हमने ये डाटा निकलवाया। और अलग अलग फॉस्टर होम्स में जब जाते हैं तो उनसे हम निकालते हैं कि माँ अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ ने अनवांटेड चाइल्ड है, अगर या घर में बहुत ज्यादा क्लेश है, या माँ ने दवाई खाई है कि अबॉर्ट करने के लिए, उस बच्चे, वो जो बच्चा पैदा होता है उसमें पैदा होते ही उसमें इस तरह की डिस्ट्रक्शन मेंटालिटी रहता है कि मारना पीटना। और इवन आप छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे खिलौने को तोड़ते हैं। हाँ। वो अर्ली साइन है, अर्ली साइन ऑफ एक क्रिमिनल। हम अगर उस स्टेज में बच्चे को ठीक कर देते हैं तो आगे क्रिमिनल्स जो इतने बढ़ रहे हैं वो नहीं होगा। वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही माँ को स्टेट ऑफ माइंड में रखेंगे, जिससे कि जो अगर वो काम रहे तो बच्चा जो है वैसे रोएगा नहीं। अब जब माँ, बहुत बच्चे होते हैं रोते रहते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, पूछने से पता चलता है क्या है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ का, जैसे ससुराल में कहे या हस्बैंड वाइफ में कहे, बहुत ज्यादा झगड़ा या अनस्टेबिलिटी, मेंटली अनस्टेबल रहे हैं, माँ की कंडीशन ऐसे रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, तो बच्चा जो है आफ्टर डिलीवरी, बच्चा होने के बाद बच्चे जो है वो रोता है, रोना और बहुत ज्यादा क्रैंकी होना और किसी की बात नहीं मानना। अब वो बात नहीं माना तो मारते हैं। मारने से क्या होगा कि अब स्कूल जाएगा बच्चा अगर सुनता नहीं, टीचर की बात नहीं सुनता, घर पे किसी की बात नहीं सुनता, तो क्या करते, उसे मारते हैं। अब मारने से वो बच्चा बहुत स्टबर्न हो जाता है, फिर आगे चल के वो किसी की बात नहीं मानता। तो उस केस में हम अगर थोड़े से पहले से इसे समझेंगे, माँ और बच्चा कैसे सही होगा। इवन ड्यूरिंग हमारी अभी जो बच्चे पढ़ते हैं, लड़के और लड़की, सबको हमारी एक क्लास देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को समझाना चाहिए कि जब आप फर्टिलिटी स्टेज में जाते हैं, जब आप शादी करते हैं और अब स्टेज ऐसे आता है जब आप कंसीव करने के लिए सोचते हैं, बिफोर 6 months अपने आप को प्रिपेयर करें। जो वुड बी मदर है और जो वुड बी फादर है, वो दोनों बच्चे के लिए, जो बच्चा आएगा उसकी वेलबींग के लिए, उसके हेल्दी बच्चा पैदा होने के लिए, अच्छे और सूरवीर बच्चे पैदा करना है, तो माँ और बाप, माँ और पिता दोनों को वो 6 महीने पहले से ही सोचना है, उन अपने को तैयार करना है उस बच्चे को, वो ऐसे पावरफुल बच्चा पैदा करने के लिए। वो होम्योपैथी में है ये बहुत अच्छे मेडिसिन है, देयर आर वेरी गुड मेडिसिन। लोगों को समझाना डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ अगर ऐसे इजी अगर हमारे टॉक है और लोग सुनते हैं बात को, जरूर समझेंगे। अगर किसी कहीं अगर ऐसे किसी जगह पे फंसते हैं तो हमसे मिले, आके बात करें, जिससे कि हम उनको उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैम, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच।